हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अयोग्यवाह किसे कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को, घोष को, विसर्ग को या महाप्राण को? सबसे पहले हम बात करेंगे अयोग्यवाह होंगे कौन। तो हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह जो अंग और आह, ये दो वर्ण जो होंगे इनको हम क्या कहेंगे? अयोग्यवाह के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे अयोग्यवाह की परिभाषा की, तो वे वर्ण जो ना तो स्वर में होंगी और ना विसर्ग में, उन्हें हम अयोग्यवाह की संज्ञा देते हैं। यानी वे वर्ण जो ना स्वर हैं, ना विसर्ग हैं, ना स्वर हैं, ना व्यंजन हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अयोग्यवाह कहेंगे। तो अयोग्यवाह की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे दो। कौन कौन से होती हैं? तो अंग और आह। तो यहाँ पर पूछा गया अयोग्यवाह को और क्या कहते हैं? तो इसे विसर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फा और बा किस प्रकार की वर्ण हैं? पा और फा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। आप पा और फा यानी पा वर्ग को, यदि आप पा वर्ग को बोल कर देखोगे तो उनका उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत रखा जाता है? कंठोष्ठ में रखा जाता है। कंठ और ओष्ठ ये दोनों से इनका उच्चारण स्थान होता है। यानी ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लघुत्तम वाक ध्वनि को कहते हैं। लघुत्तम होना चाहिए, वाक ध्वनि को कहते हैं। स्वर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या शब्द कहते हैं। तो लघुत्तम वाक ध्वनि क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो जो ध्वनि होगी वह सब किसकी लघुत्तम इकाई होगी? भाषा की। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ध्वनि ऑप्शन में नहीं तो वर्ण क्या हो जाता है? ध्वनि या वर्ण हो जाती है। बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। क्या करेगा? यदि पूछेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ध्यान रखिएगा, यदि उस सार्थक शब्द लगा देगा तो आपका आंसर किस में चला जाएगा? शब्द में चला जाएगा। यदि कहेगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई, क्या भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? यह क्या हो जाएगा? भाषा की। क्लियर है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। आगे चलेंगे, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला में जो मात्रा होती है, वर्ण की मात्रा होगी, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय होगा, ध्वनि की परिमाण होगा या वर्णों का क्रम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को वर्णमाला में मात्रा का अर्थ कहलाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे चले, अगला प्रश्न है कि व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा है दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या अवरोध में बोले जाने वाले शब्द। तो व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? क्या पूछा गया है? कौन सा मूर्धन्य शब्द है? तो यहाँ पर मूर्धन्य की बात की गई है। ये मूर्धन्य कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। टा। टा वर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धन्य में आएगा। चा, जा और इया ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तालु। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। चा, चा, छा, ये सब तालु में हो जाएंगे और टा जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। क्या बताया गया है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? इसमें ओष्ठ नहीं की बात बोली गई है। तो देखो, माँ, प, प और इया ये तीनों वर्ण जो होंगे, माँ भी ओष्ठ से बोला जाता है, फा भी ओष्ठ से बोला जाता है, बा भी ओष्ठ से। यहाँ पर इया शब्द जो है यानी डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इया कहाँ से? ये नासिक की वर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ण नासिक की है? कौन सा वर्ण नासिक की है? तो अभी मैंने बताया इया क्या हो जाएगा? नासिक की वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जो अंतिम पंचमा अक्षर होते हैं वो सारे किस में आएंगे? नासिक की वर्ण में चले जाते हैं। क्लियर है? बात करेंगे छा, ये कौन सा वर्ण है? यह संयुक्त व्यंजन होता है। क्या?
छा जो होगा ये संयुक्त व्यंजन होता है, क्लियर है। और ये श क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। क्या, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। श को ऊष्म व्यंजन रखेंगे। और छा की बात करेंगे तो छा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन है। बात करेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। तो यहाँ पर पूछा गया है वर्णनासिक के है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो या, रा, लावा ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से, तो आपका आंसर आ जाएगा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन है। श, श, श ये कौन से हो जाते हैं, ये ऊष्म व्यंजन है। क्या मेरे दोस्त, ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन है। पा, फा, वा, वा ये संयुक्त व्यंजन है। और यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। छ, त्र, ज्ञ ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 कौन कौन से, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 कौन कौन से, सा, श, श, हा। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और एक होता है श्रा। कौन सा होता है, एक होता है आपका श्रा। ये भी आपका संयुक्त व्यंजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है, कौन सा वर्ण नासिक है। यह रिपीट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 कहलाता है कि च, छ, ज, झ ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। यानी चा वर्ग का ये जो पूरा समूह दे रखा है, ये कौन सा है, चा वर्ग का दे रखा है। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। क्या होता है, तालु होता है, यानी तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कंठ से जो का वर्ग होगा, कौन से, का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। का वर्ग में कितने अक्षर आएंगे, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। का वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, ञ ये सब किस में जाएंगे, का वर्ग में जाते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महाप्राण, महाप्राण वर्ण क्या है। आपको बता दें कि अल्पप्राण और महाप्राण में किसको, अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण रखते हैं। और महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा रखते हैं। क्या, दूसरा और चौथा ये महाप्राण, और पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर देखोगे का जो पहले अक्षर पे आता है, वर्ग का पहला अक्षर का हो जाता है, तो ये अल्पप्राण में चला जाएगा। ता भी पहला वर्ण होता है, इसलिए अल्पप्राण में जाएगा। यारा लावा ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन में जाएंगे। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया, क्योंकि ए दूसरे नंबर पे आएगा और खा चौथे नंबर पे आएगा। और जो दूसरा और चौथा होंगे वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त। पूछा गया है कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4 होती है। ये 4 कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखो 4, छोटा आ, छोटी ई, री और छोटा ऊ। ये जो 4 वर्ण होते हैं इन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। ऋषि ऋषि है, ये जो हो गया आपका ऋषि ऋषि, इसको आप ऋषि ऋषि कर लीजिएगा, ये ऋषि ऋषि। तो जो हिंदी में 4 मूल स्वर होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या पूछा जाता है, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या, छोटा आ, छोटी ई, ऋषि ऋषि और छोटा ऊ। ये 4 वर्ण जो होंगे ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए आय वर्ण कहलाते हैं। तो ये वर्ण भैया कहलाते हैं कंठ और तालव्य। क्या कहलाते हैं, कंठ और तालव्य। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के समूह को, नहीं वर्णों के समूह को नहीं कहते। शब्द गणना को, ये भी गलत हो जाएगा, शब्द गणना को भी नहीं। वर्णों के संकलन को नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। तो हिंदी में वर्णमूलतों की संख्या कितनी होती है, 52। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। मूलतः पूछा गया है, तो यहाँ पर कितनी, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि श, 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 ह
कौन से व्यंजन हैं? तो श, 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 ह कौन से व्यंजन होते हैं? यह व्यंजन होते हैं भैया संघर्षी व्यंजन कहलाता है। कौन से? संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है अघोष वर्ण कौन से हैं? पूछा गया है अघोष वर्ण। कैसे पूछे गए हैं? तो हम अघोष वर्ण की बात करते हैं। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और सभी सा, जो तीनों सा होंगे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा, ये क्या हो जाते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है हाँ, जो सभी स्वर होंगे वो घोष में आते हैं, अघोष में नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा ये करेक्ट हो गया। हा भी नहीं आएगा इसमें, पहले दूसरे में नहीं आता है। जा भी नहीं आएगा। तीनों सा जो आते हैं इसी में आते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। श ये वाला श यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। और कहाँ से? का से लगा करके माँ तक। का से माँ तक के जो वर्ण आते हैं यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, का से लगा करके माँ तक। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बताएंगे? 25 बताते हैं। कितनी बताते हैं? 25 बताएंगे। तो यहाँ पर एक स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा हो जाएगा? सा गलत हो जाएगा, या गलत हो जाएगा, हा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, छ। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर उच्चारण स्थान कहलाता है। ये जो अंतिम का पंचमाक्षर होता है इनका उच्चारण स्थान नासिक से होता है। कहाँ से? नासिक से होता है। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? तो जो छा वर्ण बना होता है वह बना होता है का और शा। का और शा से, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन युग्म अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण मैंने भी बताया, पहला और दूसरा और तीनों सा हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पर देखो पहला गा तो तीसरा आता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर डा की बात करेंगे, डा ये जो ये भी आपका पहले में नहीं आता है, ये भी गलत हो जाएगा। दा तो ता था दा ये भी नहीं आएगा। पा फा, ये देखो पहला और दूसरा अक्षर क्या है? पा और फा, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कौन स्वर नहीं है? इसमें कौन सा स्वर है, कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्वर नहीं है? यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इया जो है या व्यंजन वर्ण होता है, पंचमा अक्षर में आता है और सारे स्वर हो जाते हैं। स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 11 स्वर हो जाते हैं। इस 11 स्वर में 4 मूल स्वर और 7 जो होंगे वो कैसे हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। मूल स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 संयुक्त व्यंजन है, त्रा संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी बी सही हो जाएगा। सा कैसा हो जाएगा? यह ऊष्म व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।